नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। प्यारे दोस्तों, हमने पीछे वाले वीडियो में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की बात की थी और मैंने आपको कहा था कि हम अलग अलग टॉपिक के प्रश्नों को अलग अलग वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। जीव विज्ञान से संबंधित हमारी जो परीक्षाएं रहती हैं, लैब असिस्टेंट हो, चाहे रीट हो, चाहे रीट मैन एग्ज़ाम हो, और आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम करवाई जाती हैं, उन सब के अंदर बायोलॉजी जो है वो आती है और उनसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की बात जो है हम लोग कर रहे थे। तो हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर, जैसे आपको दिख रहा है, प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी कंप्लीट बात जो हमने कर ली थी। ये इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में जो है चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? वो करेंगे श्वसन की। किसकी बात करेंगे? श्वसन की जो है वो बात करेंगे। ठीक है, कि श्वसन टॉपिक में विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं और किस प्रकार से उनके जो है उत्तर होंगे, उन सब के हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है अनोक्सी श्वसन होता है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अनोक्सी श्वसन होता है कि अनोक्सी श्वसन जो है, अवायवीय श्वसन जो है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या कोशिका द्रव में होता है, या लाइसोसोम में होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। MPPMT 2002 में ये प्रश्न जो है वो आया हुआ है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि अगर हम लोग बात करें अनोक्सी श्वसन की, तो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। किस में संपन्न होता है? कोशिका द्रव के अंदर ये संपन्न होता है। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ब। अगर ऑक्सी श्वसन आपसे पूछता तो ऑक्सी श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य दोनों ही होते हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है वो तो दोनों में होती है। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया सही रहता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब ईस्ट ग्लूकोज का किण्वन करती है तो उत्पाद उत्पन्न होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जब ईस्ट ग्लूकोज का किण्वन करती है तो उत्पाद उत्पन्न होता है। हमेशा याद रखना, ग्लूकोज का किण्वन जब होगा तो एथेनॉल तथा CO2 बनेगी, जो अनोक्सी श्वसन होती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। एक तो ऑक्सी श्वसन होता है, जिसमें तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये 6 और 2 के साथ क्रिया करके इस ग्लूकोज का जो विखंडन होगा तो क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन इसने पूछा है जब ईस्ट ग्लूकोज का किण्वन करती है, जब ग्लूकोज का किण्वन होता है CH12O6, इसका ईस्ट द्वारा जब किण्वन होगा तो क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, क्या होगा? ये अनोक्सी श्वसन होगा और इससे एथेनॉल बनेगा 2C2H5OH और साथ में 2CO2 जो है मुक्त होगी और बहुत ही कम ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है? 56 किलो कैलोरी। तो इसमें C2H5OH को क्या बोला जाता है? एथेनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एथेनॉल बोला जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? 3 नंबर रहेगा। ना तो ये रहेगा, ना ये रहेगा और ना ये रहेगा। कौन सही रहेगा? एथेनॉल तथा CO2। तीसरा प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल से अल्कोहल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो लैक्टिक अम्ल से, चाहे अम्ल कोई से भी हो, उनसे अगर एथेनॉल और CO2 मुक्त होती है तो अनोक्सी श्वसन में आते हैं और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको किण्वन क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहा जाता है? किण्वन क्रिया जो है वो कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहा जाता है? किण्वन क्रिया जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करें अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो है, ऑक्सी श्वसन में 1 ग्राम ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है।
देखिए, आप इस शोषण का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, पादपों में शोषण का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप शोषण को पूरा देखकर ये प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। अगर आप जीव विज्ञान के ही स्टूडेंट हो तो आपको तुरंत पता भी चल जाएगा कि ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। तो 4 नंबर जो हमारा है उसमें 38 ATP हमारा सही आंसर रहेगा। कितने ATP? 38 ATP। ATP जो ऊर्जा होती है, संग्रहित ऊर्जा, वो किस में होती है? ATP में, ठीक है ना। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला प्रश्न देखिए, वायवीय शोषण के दौरान कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? नेट गेन जो है वो पूछा गया है, तो इस बार ध्यान रखना 38 अणु ना होकर कितना अणु होगा? 36 अणु। शुद्ध लाभ जो होता है वो कितना होता है? 36 अणु होता है टोटल। अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितना होता है? 38। हमने पीछे वाले प्रश्न के अंदर बात की थी और 2-3 परीक्षाओं के अंदर जो है ये रिपीट हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं अनोक्सी शोषण उत्पन्न करता है। अनोक्सी शोषण जो है वो क्या क्या उत्पन्न करता है उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग जब अनोक्सी शोषण को पूरा पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि 10 NaDH2 और 2 FADH2 और 2 GTP और 2 ही ATP अणु जो है हमें ऊर्जा के प्राप्त होते हैं। 7वां प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्कर के मध्य की कड़ी है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्कर के मध्य की जो है कड़ी है? तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, इस ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। कितने? जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जब होती है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जब होती है, ठीक है ना, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, तो बनता क्या है? क्या बनता है? बनते हैं पायरुविक अम्ल के 2 अणु। पायरुविक अम्ल के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। ये बात कंप्लीट है यहाँ तक। अब ये आगे चलकर एसिटिल कोएंजाइम मिलकर फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश जो है वो करते हैं, ठीक है ना। कोएंजाइम से मिलते हैं, फिर एसिटिल कोएंजाइम वगैरह आगे की पूरी प्रोसेस जो है वो क्रेब्स चक्कर की रहती है। तो हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि इनको ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्कर के मध्य की जो मध्य की कड़ी है वो पायरुविक अम्ल हमारा सही उत्तर इसका रहेगा। कौन रहेगा? पायरुविक अम्ल। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में ATP का संश्लेषण होता है? अगला प्रश्न क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में ATP का संश्लेषण होता है? BHU 2003 के एग्जाम के अंदर ये आया हुआ है। तो ध्यान रखना, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाह्य झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली जो है वो वल्लित होती है, क्रिस्टी जिन्हें कहा जाता है, और इन पर क्या पाए जाते हैं? कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग उन्हें ऐप कण या प्रारंभिक कण नाम जो है वो दिया था, ऑक्सीसोम जो है वो नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में ATP का संश्लेषण होता है? तो इन्हीं F1 भाग के अंदर होता है, न कि क्रिस्टी के अंदर। हम लोग क्रिस्टी कराते हैं, जो हमारा गलत उत्तर होता है। मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म इसने पूछा है कि एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है और एक क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो ऊर्जा का निकलना अथवा अर्जित होना ही क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इसका तो सीधा सा उत्तर है। इसके बाद में चलते हैं आगे। शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण में क्या समानता है? कि ऐसी कोई 4 ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं, उनमें ऐसा कोई शब्द है क्या जो प्रकाश संश्लेषण में भी आया था और शोषण में भी आया था? तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फोटो सिस्टम की, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में आया होगा, लेकिन यहाँ पे इसका उत्तर ये नहीं होगा। फाइटोक्रोम भी इसका उत्तर जो है वो नहीं होगा, फोटो सिस्टम भी नहीं होगा। कौन उत्तर होगा? साइटोक्रोम। देखिए, साइटोक्रोम B6, इसके अलावा साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये सब जो है आए हुए हैं दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संश्लेषण का केमियोस्मोटिक सिद्धांत आधारित है। केमियोस्मोटिक तो जो है वो सिद्धांत किस पे आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रोटीन प्रवणता पर आधारित है। किस पे आधारित है? प्रोटीन प्रवणता पर। CBSE PMT के अंदर 2005 में ये आया हुआ प्रश्न है।
1 एटीपी उत्पन्न करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना इसका। 1 एटीपी जो है वो 8 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्राप्त उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में बनता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जब बीज की कड़ी पूछी गई थी कि बीज की कड़ी क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो बनता है वो क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। तो यहाँ पर भी ये उसी के बारे में पूछना चाह रहा है, जो एम्स के अंदर भी आया हुआ है, पीएमटी के अंदर भी आया हुआ प्रश्न है। कौन से चरण में ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन समान है? कौन से चरण में ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन समान है? कौन से चरण में ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन जो है वो समान है? तो पाइरुवेट में। किसमें है? पाइरुवेट में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा ग्लाइकोलाइसिस के लिए प्रथम पद है? तो प्रथम पद कौन होता है? ग्लूकोज तो होता है, लेकिन आगे ब्रेक डाउन होता है, या फास्फोराइलेशन होता है, फ्रुक्टोज में रूपांतरण होता है, या फिर डिहाइड्रेशन होता है। तो इसका ग्लूकोज का जो फास्फोरीकरण है वो इसका सही उत्तर रहेगा। क्या उत्तर रहेगा? ग्लूकोज का फास्फोरीकरण। ग्लाइकोलाइसिस के लिए क्या असत्य है? तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए CO2 H2 वो अंतिम उत्पाद होते हैं, तो ये बिल्कुल असत्य है। ये सबस्ट्रेट पहला ही गलत है, तो बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसने एक ही पूछा है, तो ये तीनों अपने आप ही सही रहेंगे। ठीक है, और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा है इसने। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अब पीछे जो प्रश्न पूछा गया था वही यही था। तो मैं आपको पीछे अगर लेके चलता हूँ तो अभी देखिए हम लोग पीछे चलते हैं, सेम प्रश्न था लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो अलग दिए हुए हैं। पीछे लेके चलता हूँ तो देखिए अभी आएगा वो, कहाँ चला गया? बीच की कड़ी जो है वो ये देखिए 7 नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी है? यहाँ ऑप्शन अलग है, हमारा उत्तर यहाँ पे क्या था? पायरुविक अम्ल था। लेकिन अब जो हमें पूछना चाह रहा है वो प्रश्न यही है, लेकिन ऑप्शन जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं। तो और कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, MPPMT, CPMT, ठीक है, PVP 2001, MHCET। क्योंकि मेरे पास जो ये जो प्रश्न मैंने जहाँ से लिए हैं वो किताब थोड़ी पुरानी है। बाकी ये मत सोचना कि 2003, 4, 5, 6, 7 तक के ये प्रश्न हैं, बाद में आए हैं, यानी बाद में भी आए हैं, लेकिन मेरे पास जो मैटर था वो पहले का है। ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य की कौन सी कड़ी है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एसिटिल कोएंजाइम ए। कौन है? एसिटिल कोएंजाइम ए। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, अगर यहाँ पे ये एसिटिल कोएंजाइम ए ना होकर पायरुविक अम्ल होता तो वो भी हमारा सही होता। श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं, तो श्वसन एंजाइम कहाँ पे स्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, या क्रिस्टी में, या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, या बाहरी झिल्ली में। तो प्यारे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही जो एंजाइम DNA, RNA, इसके अलावा NDP, ठीक है, ये सब जो हैं वो इसी के अंदर स्थित होते हैं। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन अभिगमन अणु नहीं है? जो अभिगमन अणु नहीं है या इलेक्ट्रॉनों का, तो देखिए अगर हम लोग इसमें बात करें 19 नंबर में, तो NAD+ तो होता ही है, कोएंजाइम Q भी होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन भी होती है, लेकिन ATP तो एक ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ATP। साइटोक्रोम है, क्या पूछ रहा है ये? कि साइटोक्रोम है, तो साइटोक्रोम क्या है? साइटोक्रोम एक आयरन, जो आयरन या फेरस आयन सहित पोरफायरिन वर्णक होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, F1 कणों में पाए जाने वाले साइटोक्रोम का सही क्रम है। F1 कणों में पाए जाने वाले साइटोक्रोम का सही क्रम पूछ रहा है कि सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपके रहेगा साइटोक्रोम B। एक मिनट देख लेते हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, पहले भी आएगा तो ये पहला ही ऑप्शन सही होगा, साइटोक्रोम A और A3। इसके बाद हम बात करते हैं, अनोक्सी शोषण का शोषण गुणांक होता है। एक हमने शोषण गुणांक पढ़ा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
मैं आपको सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। अनोक्सी शोषण का शोषण गुणांक RQ जो है वो पूछ रहा है। ये RQ बराबर CO2 बटा O2। भाई जितना CO2 का आयतन है वो किसके भाग में होगा? O2 उसके क्या होगा? भाग में होगा। CO2 का आयतन अनुपात O2 का आयतन बराबर RQ होता है। तो अब देखिए ऑक्सी शोषण के अंदर क्या O2 प्रयुक्त होती है? नहीं होती है। तो O2 प्रयुक्त नहीं होती तो उसके लिए हम लोग शून्य लिख देंगे नीचे। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड अणु? मैंने बताया था शुरुआत में 2। तो ये जब हम करते हैं तो इसका मान क्या आता है? अनंत आता है। इसका मान क्या आता है? अनंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको काट कर ऑक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण का क्या होगा? तो उत्तर ऑप्शन आपके पास यही रहते हैं, तो फिर उत्तर क्या होगा? तो आपको पता ही है कितने जल के अणु? 6 जल के अणु भाग लेते हैं। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं ग्लूकोज में? 6। इनको काटोगे तो कितना आएगा? 1। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? जो है 1 जो है वो रहेगा। जो मांसल पादप होते हैं, मृदविद मांसल पादप होते हैं, उनका हमेशा ही क्या रहता है? शून्य रहता है। ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन, वसा जो है इनका 1 से कम रहता है। ठीक है ना। वसा की अगर बात करें तो 0.7 के समथिंग रहता है। और इसी प्रकार से यदि बात करें प्रोटीन का भी 1 से कम रहता है। प्रोटीन का भी क्या रहता है? 1 से कम जो है वो रहता है। ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं 0.9 के लगभग जो है प्रोटीन का RQ आता है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के शोषण गुणांक की बात करें, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है, तो इनका जो RQ है वो 4 के करीब रहता है। कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक किसने पूछ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक? तो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, ऑक्सी शोषण वाला। तो क्या होगा? इकाई। अंकुरित अरंडी के बीजों का RQ जो है वो ये पूछ रहा है। अंकुरित अरंडी के जो बीज होते हैं उनका जो RQ होता है वो कितना होगा? वो होगा आपका क्या होगा? शून्य न होकर कितना होगा? 1 से कम होगा। शून्य किसका होता है? मांसल जो पादप होते हैं उनका होता है। और 1 से कम किसका होगा? अंकुरित अरंडी के बीजों का RQ कितना होता है? 1 से कम होता है। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न हमारा क्या है? RQ व्यक्त किया जाता है। तो अभी मैं बता चुका हूँ RQ कैसे व्यक्त किया जाता है। CO2 बट्टा O2 के रूप में जो है वो व्यक्त किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने बात कर ली है किसकी? जो शोषण टॉपिक था उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे